वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं के पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 14 पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर का शीर्षक है एक कहानी यह भी। एक कहानी यह भी इस पाठ का यह सेशन नंबर 5वां है। इसके पहले भागों में हमने देखा कि लेखिका कह रही है कि हमारे बचपन की जो आदतें होते हैं वही आगे चलकर हमारे जीवन का अंग बन जाती है और इसीलिए हमारे परिवार का पारिवारिक वातावरण कैसे हो इसका हमारे जीवन पर असर होता है। इसलिए लेखिका कहती है कि उनके जीवन पर सबसे बड़ा जो प्रभाव पड़ा वो उनके पिताजी का है और उसके बाद जो महत्वपूर्ण व्यक्ति है वह है उनकी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल। अब शीला अग्रवाल इन्होंने उनके साहित्यिक रुचि को जानकर, उनकी लेखन क्षमता को जानकर उचित किताबें, साहित्यिक की किताबें पढ़ना चाहिए और किस प्रकार से चुन चुन कर पढ़ना चाहिए इसके बारे में सिखाया। और फिर लेखिका के अंदर जो उनके पिताजी ने विद्रोह की भावना उनके मन में घर में बैठकर कर दिया था उसको सक्रियता दी उनके प्राध्यापिका शीला अग्रवाल इन्होंने। आगे भी लेखिका हमें उनके साधारण जीवन की असाधारण कहानी हमें बताने वाली है। उसको हम पाठ के अगले परिच्छेदों के द्वारा पढ़ लेते हैं। लेखिका कहती है कि बात उस समय के कि सारा देश स्वतंत्रता आंदोलन में जुटा हुआ था। हड़ताल, आक्रमण हो रहे थे, आंदोलन हो रहे थे, अपना विरोध दिखा रहे थे और इस प्रकार लेखिका कहती है कि एक और बवंडर शहर में मचा हुआ था, बवंडर आंधी तूफान मचा हुआ था और एक और घर में। अब देखिए लेखिका कहती कि एक तो देश में आंधी तूफान मचा हुआ था कि देश स्वतंत्रता के लिए सारे युवा वर्ग इकट्ठा होकर जुलूस निकाल रहे थे, मोर्चा निकाल रहे थे। तो दूसरा लेखिका कहती कि उनके घर में भी परिवार में इस प्रकार के आंधी तूफान उठी हुई थी, मची हुई थी। पिताजी की आजादी की सीमा यही तक थी कि उनकी उपस्थिति में घर में आए लोगों के बीच उठू बैठू, जानू समझू। अब देखिए लेखिका कहती कि उनके पिताजी, उनके अंदर जो भावना देश विद्रोह की पनपने लगी थी, जो देश प्रेम जगाया था, उनके पिताजी को उन्होंने वह निर्माण की थी। लेकिन पिताजी का एक दायरा था कि जो कुछ उसको समझना है वह घर के अंदर ही रहकर है। अब लेखिका कहती है कि आजादी की सीमा यहीं तक मर्यादित थी कि उनकी उपस्थिति में वह घर में आए लोगों के साथ उठे और बैठे और उस स्वतंत्रता राजनीतिक क्षेत्र में क्या परिवर्तन हो रहा है उसको समझे। हाथ उठा कर नारे लगाती, हड़तालें करवाती, लड़कों के साथ शहर की सड़कें नापती। लड़की को अपनी सारी आधुनिकता के बावजूद बर्दाश्त करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। तो किसी की दी हुई आजादी के दायरे में चलना मेरे लिए। अब देखिए लेखिका यहाँ पर दोनों मन के बीच जो बवंडर में फैला हुआ था, जो आंधी चल रही थी, उसका वर्णन करे कि एक तो उनके पिताजी को यह मानने नहीं था कि अन्य लोगों के साथ, अन्य युवा पीढ़ियों के साथ वह लेखिका भी नारे लगाए, हड़तालें कराए, लड़कों के साथ खुले आम भी लड़कों और लड़कियों के साथ खुले आम यहाँ वहां घूमे नारे लगाते हुए। तो लेखिका कहती कि यह सारी बातें उनके पिताजी को मान्य नहीं थी। आधुनिकता के बावजूद बर्दाश्त करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। किसके लिए? लेखिका के पिताजी के लिए। लेकिन लेखिका कहती है कि किसी की दी हुई आजादी के दायरे में चलना मेरे लिए। अब उनके पिताजी ने उनको आजादी दी थी लेकिन उसके लिए एक दायरा बनाया था, एक मर्यादा बनाया हुआ था और उस मर्यादा का पालन लेखिका कहती कि मेरे लिए वह नामुमकिन था। जब रगों में लहू की जगह लावा बहता हो तो सारे निषेध, सारी वर्जनाएं और सारा भय कैसे ध्वस्त हो जाता है। अब देखिए लेखिका कहती कि जब वह विद्रोह की भावना निर्मित हो रही थी, स्वतंत्रता की लहर सारी युवा पीढ़ी में फैली हुई थी और रक्त के बजाय मेरे शरीर में लावा फनक रहा था और यह सारे पिताजी का निषेध उन्होंने भी वर्ज कर दिया था। सारा भय उनके मन में से ध्वस्त हो गया था, निकल गया था। यह तभी जाना और अपने क्रोध से सबको थरारा देने वाले पिताजी से टक्कर लेने का जो सिलसिला तब शुरू हुआ था, राजेंद्र से शादी की तब तक वह चलता ही रहा। अब देखिए उसके पिताजी उनको विरोध करते रहे कि तुम जो कुछ करना है तुम्हें घर में बैठकर करना है, इस प्रकार खुले आम आजादी के नारे नहीं लगाने, जुलूस नहीं निकालना था। लेकिन इसकी वजह से दोनों के बीच में बहुत बहस होती रहती थी, वाद विवाद होता रहता था। और लेखिका है कि उनके अंदर यह जो अब विद्रोह की भावना पनप लगी थी, वह अपने पिताजी का विरोध करते रहते थे और खुले आम वह इस क्रांतिकारियों के बीच में नारे लगाने के लिए या देश की स्वतंत्रता
के लिए, देश प्रेम के लिए, वह आजादी लड़ने के लिए सक्रिय हो रही थी। और यह जो सिलसिला शुरू हुआ था, लेखिका कहती कि वह जब तक राजेंद्र यादव से उनकी शादी हुई थी तब तक यह सिलसिला चालू था। आगे लेखिका कहते कि यश कामना, बल्कि कहूं कि यश लिप्सा पिताजी की सबसे बड़ी दुर्बलता थी। अब उनके पिताजी देखो आधुनिक विचार वालों तो थे, लेकिन उनके कमजोरियां भी हमने देखी कि यश प्राप्ति करना, यश की कामना ही नहीं करना बल्कि उसकी प्राप्ति करना, यश लिप्सा अर्थात लालच, यश की लालच पिताजी की दुर्बलता थी। उनके जीवन की धुरीता की यह सिद्धांत की व्यक्ति को कुछ विशिष्ट बनकर जीना चाहिए, कुछ ऐसे काम करने चाहिए कि समाज में उसका मान, नाम हो, सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो, वर्चस्व हो। अब देखिए लेखिका के पिताजी का जो यह है कि विशिष्ट बनकर जीना। अब विशिष्ट बनकर जीना मतलब कि उनके अनुसार विशिष्ट क्या होता है कि जिसके आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, उनके आर्थिक स्थिति अच्छे होने से समाज में एक प्रकार से रुतबा मिलता है, मान सम्मान मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, एक वर्चस्व समाज पर रहता है। हम कहते हैं ना कि जो हम परंपरागत पीढ़ियों से अमीर लोगों को देखते हैं तो उनका वर्चस्व एक अलग होता है, तो एक विशिष्ट लोग बन जाते हैं। तो लेखिका के पिताजी का सोचने का जो दायरा था वो इस प्रकार का था कि वह उनका मानना था कि मनुष्य को एक विशिष्ट बनकर जीना है, मान सम्मान के साथ जीना है, प्रतिष्ठा के साथ जीना है। लेकिन लेखिका को वह बातें मंजूर नहीं थी। इसके चलते ही मैंने एक बार उनके कोप से बच गई थी। कोप से बचना, क्रोध से बचना। एक बार कॉलेज से प्रिंसिपल का पत्र आया कि पिताजी आकर मिले। अब देखिए लेखिका ने यहाँ पर अपने एक प्रसंग का वर्णन किया है कि पिताजी हमेशा उनमें बहस होती रहती थी। पिताजी का मानना था कि वह घर पे बैठकर जो कुछ करना है वह करे, लेकिन घर के बाहर जाकर उसे कुछ नहीं करना है। और वह लेखिका थी कि अब विद्रोह की भावना उनके अंदर पनपने लगी थी। वो घर के बाहर जाकर इस युवा पीढ़ी का जो कार्य उस समय था, आंदोलन करना, देशभक्ति के लिए जो उनसे हो सकता था वो सारी करते थे। और इसलिए लेखिका के पिताजी उन पर बहुत क्रोधित होते थे। इसी का एक वर्णन लेखिका कर रहे हैं कि एक बार कॉलेज से प्रिंसिपल का पत्र आया कि पिताजी आकर मिले और बताए कि मेरी गतिविधियों के कारण मेरे खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए। अब देखिए लेखिका कहती है कि उन्होंने जो गतिविधियां, जो वह काम कर रही थी, उसके कारण क्या हो रहा था कि उनके खिलाफ अनुशासनात्मक मतलब डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए, उन पर कार्रवाई करने के लिए उनके प्रिंसिपल सोच रही थी। पत्र पढ़ते ही पिताजी की आग बबूला हो गई। आग बबूला होना मुहावरा है जिसका अर्थ है बहुत क्रोधित होना, अत्यंत क्रोधित होना। कहते हैं कि यह लड़की मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रखेगी, पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ेगा वहां जाकर। 4 बच्चे पहले भी पढ़े, किसी ने ये दिन नहीं दिखाया। अब पिताजी को गुस्सा आया कि इसके पहले जो 4 बेटे थे उन्होंने कभी मुझे इस प्रकार का, प्रिंसिपल ने हमें बुलवाया नहीं था, लेकिन ये बच्चे ने मेरा नाक में दम करके रखा है। पता नहीं अब वहां पर जाकर प्रिंसिपल उनको क्या क्या सुनाएगी। गुस्से से भरनाते हुए वे गए थे। लौटकर क्या कहर बरपा होगा। अब लेखिका को टेंशन आ रहा था कि पता नहीं वहां से लौटने के आने के बाद वो क्या करेंगे और कुछ क्या नहीं करेंगे, कहर बरपा रहेंगे, इसका अनुमान था। सो मैं पड़ोस की एक मित्र के यहाँ जाकर बैठ गई। अब देखिए उनको पहले से पता था कि स्कूल से जब वह आएंगे, कॉलेज से जब आएंगे तो वह बहुत अत्यंत क्रोधित हो जाएंगे, इसलिए उनके डर से बचने के लिए, उनसे क्रोध से बचने के लिए वह डर के मारे अपने पड़ोस के घर पर जाकर बैठ गई। माँ को कह दिया कि लौटकर बहुत कुछ गुबार निकाल जाए तब बुलाना। अब देखिए उन्होंने माँ को पहले कह दिया कि पिताजी आने के बाद जब वो अपना पूरा गुस्सा, पूरा क्रोध निकाल देंगे तब उसके बाद ही मुझे बुलाना। लेकिन जब माँ ने आकर कहा कि वे तो खुशी है, चली चल, तो विश्वास नहीं हुआ। आप देखिए लेखिका को अपने पिताजी की इस रवैये पर विश्वास नहीं हो रहा है। अब क्या उन्होंने किया था उसको पढ़ते हैं हम। गई तो सही लेकिन डरते डरते, सारे कॉलेज की लड़कियों पर इतना रोब है तेरा, सारा कॉलेज तुम 3 लड़कियों के इशारे पर चल रहा है। प्रिंसिपल बहुत परेशान थी, बार बार आग्रह कर रही थी कि मैं तुझे घर बिठा लूं, क्योंकि वे लोग किसी तरह डरा धमका कर, डांट डपट कर लड़कियों को क्लासों में भेजते हैं, और अगर तुम लोग इस एक इशारों कर दे तो क्लास छोड़कर बाहर आ जाओ तो सारी लड़कियां निकलकर मैदान में जमा होकर नारे लगाने लगती है। अब देखिए लेखिका के पिताजी जब प्रिंसिपल के पास गए तो प्रिंसिपल के द्वारा जब उन्होंने लेखिका की शिकायत सुनी तो उस बात से उन्हें गर्व होता है कि लेखिका के पिताजी कहते हैं कि तुम्हारे कॉलेज पर तुम 3 लड़कियों का इतना
रुतबा हो गया है कि तुम्हारा पूरा कॉलेज पर तुम्हारे इशारे से पूरी कॉलेज की लड़कियां क्या करती है, लेक्चर छोड़कर नारे लगाने के लिए आ जाते हैं। अब जो प्रिंसिपल है या जो अन्य कर्मचारी है वो बच्चों को बहला फुसला कर कॉलेज में क्लास में बिठाते हैं, लेकिन लेखिका और उसके अन्य जो दो सहेलियां है वह आवाज देते तो सारी कॉलेज की लड़कियां उस नारे लगाने के आंदोलन में आ जाते थे, मैदान में जमा होकर नारे लगाने लगती। तुम लोगों के मारे कॉलेज चलना मुश्किल हो गया है उन लोगों के लिए। अब लेखिका के पिताजी क्या कह रहे कि पिता तुम्हारे प्रिंसिपल ने तुम्हारी कंप्लेंट की है कि तुम्हारी वजह से और तुम तीनों की वजह से कॉलेज चलाना मुश्किल हो गया है। कहाँ तो जाते समय पिताजी मुंह दिखाने से घबरा रहे थे और कहाँ बड़े गर्व से कहकर आए कि यह तो पूरे देश की पुकार है। अब देखिए प्रिंसिपल उनको लेखिका के पिताजी को कहना चाहती थी कि आप अपने बेटी को समझाओ और घर में बिठाओ या फिर ऐसे कार्य करने से उनको रोको। तब पिताजी क्या कहते हैं उनके प्रिंसिपल को कि यह तो पूरे देश की पुकार है, कि यह मैं अपने बेटी को ऐसे कैसे बता सकती हूँ, क्योंकि आज देशभक्ति का जो विद्रोह का आंदोलन वह कर रही है वह तो हमारे इस देश की पुकार है, देश की आह्वान है, और इस प्रकार का कार्य करने से मैं अपने बेटी को नहीं रुकाने वाला हूँ या नहीं उसको इस कार्य से मैं मना नहीं करूंगा। अब देखे वह जब गए थे तो गुस्सा होकर गए थे ना उसके पिताजी, लेकिन आते तो वह गर्व के साथ आए थे। इस पर कोई कैसे रोक लगा सकता है भला। बेहद गदगद स्वर में पिताजी यह सब सुनाते रहे और मैं अवाक आश्चर्य होकर यह सारी बातें लेखिका सुन रहे थे। मुझे न अपने आंखों पर विश्वास हो रहा था न अपने कानों पर यह हकीकत थी। अब देखिए जहाँ पर लेखिका उनके लेखिका के पिताजी उनके इस बर्ताव पर रोक टोक लगा रहे थे, लेकिन जब प्रिंसिपल ने उनको यह बातें कही तो उन्होंने प्रिंसिपल को ही चार बातें सुनाया कि नहीं, यह तो देश की मांग है, देश की पुकार है, देश की आह्वान है और इसमें रोक टोक नहीं लगा सकता है। और इस बात पर लेखिका को बहुत आश्चर्य हुआ कि उनके पिताजी जहाँ पर उनको रोक टोक लगा रहे थे लेकिन उसी बात पर वह गर्व महसूस कर रहे थे। एक घटना का यहाँ पर लेखिका ने वर्णन किया है। अब और एक दूसरी घटना लेखिका हमें बता रही है कि आजाद हिंद फौज के मुकदमे का सिलसिला था। सभी कॉलेजों, स्कूलों, दुकानों के लिए हड़ताल का आह्वान था। अब देखिए एक प्रसंग था कि आजाद हिंद फौज के जो क्रांतिवीर थे, आंदोलनकारी थे, उनको बंदिस्त कर दिया गया था और उसका मुकदमा चालू था और इसी सिलसिले में सब कॉलेज, स्कूल, दुकान यह बंद करके उसको हड़ताल में आने के लिए पुकारा गया था। जो नहीं कर रहे थे छात्रों का एक बहुत। अब बहुत सारे स्कूल बंद नहीं हो रहे थे, दुकानें बंद नहीं की जाते, तो सारे जो आंदोलनकारी होते थे वहां पर जाकर सारे छात्र नव युग की जो पीढ़ी थी वो वहां पर जाकर उन स्कूल और कॉलेज को बंद कर देते थे तथा दुकान बंद कर देते थे। लेखिका आगे कहती है कि छात्रों का एक बड़ा समूह वहां जाकर हड़ताल करवा रहा था। शाम को अजमेर का पूरा विद्यार्थी वर्ग चौक पर मुख्य बाजार के चौराहे पर इकट्ठा हुआ और फिर हुई भाषणबाजी। इस बीच पिताजी के एक निहायत दकियान सुनी मित्र ने अपने घर आकर अच्छी तरह पिताजी की लू उतारी। अब देखिए यहाँ पर लेखिका वर्णन करे कि जब वो लेखिका ने खुद भाषण दिया था, नारे लगा रही थी, तब एक लेखिका के पिताजी के मित्र थे, उन्होंने आकर उनके पिताजी को भड़काया था। अरे उस मन्नू की तो मत मारी गई है, पर भंडारी जी आपको क्या हुआ? ठीक है आपने लड़कियों को आजादी दी, पर देखते हैं आप जाने कैसे कैसे उल्टे सीधे लड़कों के साथ हड़तालें करवाती, हुड़दंग मचाती फिर रही है। वह हमारे आपके घरों की लड़कियों को शोभा देता है ये सब? कोई मान मर्यादा, इज्जत, आबरूद का ख्याल भी रह गया है आपको या नहीं? अब देखिए पिताजी को ऐसी बातें सुननी पड़ी तो उनका क्रोध और भी भड़क गया। वे तो आग लगाकर चले गए और पिताजी सारे दिन भभकते रहे। बस अब यही रह गया कि लोग आकर घर पर थूथू करके चले जाए। अब यह थूथू करना मुहावरा है कि लोग आकर अपमानित करके जा रहे थे। बंद करो अब इस मुन्नू का घर से बाहर निकला। पिताजी क्रोधित हो गए थे और वह भी चाहते थे कि अब मन्नू को वह बाहर नहीं जाने देंगे। अब बच्चों इस परिच्छेद में आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। बच्चों इन परिच्छेदों में आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं। वर्जना निषेध, वर्चस्व दबदबा, आग बबूला होना, अति क्रोधित होना मुहावरा है। गुबार उद्गार, रोब धाक दबदबा, आह्वान पुकार। दकियानुसी पुराने विचारों का समर्थक, हुड़दंग उपद्रव, ख्याल विचार, थूथू करना निंदा करना।
तो बच्चों, अब तक हमने देखा कि किस प्रकार से लेखिका के जीवन में जो देशभक्ति की भावना थी, वो उमड़ कर आ रही थी और इसका विरोध घर में किस प्रकार से हो रहा था, उसका वर्णन हमने पढ़ा। आगे भी लेखिका के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे, लेकिन उसको हम पढ़ेंगे इसके अगले भाग में।